तो उसके बाद में हेडिंग डाली आज आरएल श्रेणी परिपथ ठीक। तो यहां पे देखेंगे आरएल श्रेणी परिपथ और आरसी श्रेणी परिपथ। तो जो आरएल श्रेणी परिपथ होता है ठीक, तो इसमें जब हम वोल्टेज देंगे तो धारा प्रवाहित होगी। तो श्रेणी में धारा कैसी होती है? समान। तो दोनों में धारा का मान समान होगा। तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा वीआर और इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा यहाँ पे वीएल। ठीक, तो जो वीआर है प्रतिरोध में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप आईआर होता है और वीएल प्रेरक में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? आई एक्सएल होता है। अब चूंकि ये जो सर्किट है, ये सर्किट कैसा सर्किट है? यहाँ पे श्रेणी। तो इसमें किसका मान समान होता है? करंट। तो आधार हम किसको लेते हैं? करंट को। तो प्रतिरोध में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है ये हमेशा करंट की कला में होता है। ठीक, प्रेरक में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है ये करंट से 90 डिग्री लीड करता है, या बोलेंगे करंट इससे 90 डिग्री लैग करती है। इन दोनों वोल्टेज का सदिश योग क्या होता है? यहाँ पे स्रोत वोल्टेज। तो यहाँ पे यदि बोलेंगे कि जो स्रोत वोल्टेज होती है, ये स्रोत वोल्टेज इन दोनों वोल्टेज का क्या होती है? सदिश योग होती है। तो यदि आपको बोलेगा कि स्रोत वोल्टेज की गणना करो, तो स्रोत वोल्टेज की आप गणना कैसे करोगे? तो आप बोलोगे कि प्रतिरोध में वोल्टेज का वर्ग और प्रेरक में वोल्टेज का वर्ग। तो दोनों में वोल्टेज का वर्ग लेंगे यहाँ पे और उनके योगफल का वर्गमूल करेंगे, तो हमको किसकी वोल्टेज मिल जाएगी? यहाँ पे स्रोत वोल्टेज मिल जाएगी। तो जैसे यदि बोला कि ये मान लो 40 वोल्ट है, ये 30 वोल्ट है, तो स्रोत वोल्टेज कितनी होगी? तो हम 40 का वर्ग कर देंगे, 30 का वर्ग कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 1600 और हो जाएगा 900। और पूरे का क्या करोगे? वर्गमूल। तो 2500 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा? तो ये वोल्टेज हमारी होगी 50 वोल्ट। तो यहाँ पे 50 वोल्ट है और वो 40 और 30 इन दोनों के सदिश योग के बराबर है। आई बात समझ में? तो इस सूत्र से आप क्या निकाल सकते हो? स्रोत वोल्टेज की गणना आप यहाँ पे कर सकते हो। दूसरा कि यदि बोलेगा कि इस परिपथ की जो प्रतिबाधा है, इस परिपथ की प्रतिबाधा यानी कि इंपीडेंस का मान क्या होगा? तो हम बोलेंगे परिपथ के प्रतिरोध और परिपथ के प्रेरकत्व के वर्ग के योगफल के मूल के बराबर होगा। ठीक है, तो यदि आपको बोला कि भाई ये 8 ओम है और ये 6 ओम है, तो इस परिपथ की प्रतिबाधा यानी इंपीडेंस कितना होगा? तो यहाँ पे आप रख दोगे 8 का वर्ग, यहाँ रख दोगे 6 का वर्ग, तो 64 और 36 कितना हो जाएगा? 100। तो 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, यदि इस परिपथ का बोलेगा शक्ति गुणांक कि इस परिपथ के शक्ति गुणांक का मान क्या होगा, तो शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर क्या होता है? cos फाइव। तो इसका मान क्या होता है? R/Z। तो परिपथ का प्रतिरोध है यहाँ पे 8 और इंपेडेंस कितना है? तो कितना आ जाएगा? 0.8 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम यहाँ पे परिपथ की प्रतिबाधा निकाल सकते हैं, परिपथ का शक्ति गुणांक यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको याद रखना है वोल्टेज निकालने के लिए, स्रोत वोल्टेज निकालने के लिए दोनों वोल्टेज के वर्ग का सदिश योग लेंगे, यहाँ पे इंपेडेंस निकालने के लिए इसका यूज करेंगे और शक्ति गुणांक निकालने के लिए इसका यूज करेंगे। अब इस परिपथ की जो वास्तविक शक्ति होती है वो क्या होती है? VI cos फाइव। और इसकी इकाई क्या होती है? वॉट। इस परिपथ की जो प्रतिघाती शक्ति, ये वास्तविक शक्ति है, ये प्रतिघाती शक्ति, एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर, तो ये होती है VI sin फाइव। ठीक, और VAR में इसको किसमें मापते हैं? VAR में। और जो प्रतिघाती शक्ति है, वास्तविक शक्ति, इन दोनों का जो सदिश योग होता है उसको क्या बोलते हो? आभासी शक्ति। तो आभासी शक्ति क्या होती है? V/I। इसको किसमें मापते हैं? वोल्ट एम्पियर में। ठीक है, तो इस परिपथ की वास्तविक, प्रतिघाती और आभासी शक्ति की गणना हम इस सूत्र से यहाँ पे कर सकते हैं।
तो इस परिपथ में हम देखेंगे कि परिपथ की कुल वोल्टेज है ये और परिपथ की कुल करंट ये है। तो यहाँ पे करंट क्या कर रही है, वोल्टेज से लैग। तो जब भी परिपथ में प्रतिरोध के साथ प्रेरक होगा तो इस परिपथ में जो पावर फैक्टर होगा वो कैसा होगा, लैगिंग। तो इस परिपथ का पावर फैक्टर हमेशा कैसा रहेगा, लैगिंग। तो गणना के लिए आपको बोलेगा तो इस तरह से आपको गणना करनी पड़ेगी, है ना, समझ में आया। ठीक उसी तरह से आरसी श्रेणी परिपथ में यहां पे करोगे आप, कि ये स्रोत वोल्टेज है, ये प्रतिरोध है, ये संधारित्र है ना। जब वोल्टेज दोगे तो श्रेणी में क्या प्रवाहित होगी, धारा। तो जब इसमें धारा प्रवाहित होगी तो श्रेणी परिपथ में धारा का मान क्या होता है, समान। तो हम बोलेंगे कि श्रेणी परिपथ में धारा का मान समान होता है। ठीक, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे, हाँ धारा निकालेंगे आगे। अच्छा, इसमें धारा नहीं बताया आपको, धारा कैसे निकालते हैं। तो धारा कैसे निकालते हैं, वोल्टेज को किससे भाग दोगे, तो इस वोल्टेज को, ये जो वोल्टेज है इसको, स्रोत वोल्टेज को किससे भाग दोगे, इंपेडेंस से। तो धारा हमेशा कैसे निकालेंगे इसी परिपथ में, तो स्रोत वोल्टेज को किससे भाग देना है आपको, हमेशा इंपेडेंस से भाग देना है। ठीक है, बात समझ में आई। तो स्रोत वोल्टेज को इंपेडेंस से भाग देके आप परिपथ की क्या निकाल सकते हो, धारा निकाल सकते हो। क्लियर है सबको, क्लियर है। ठीक, अब इसके बाद में यहां पे देखेंगे कि इसमें भी प्रतिरोध में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप क्या है, संधारित्र में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप क्या है। ठीक है, तो प्रतिरोध में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप और ये क्या है, संधारित्र में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप है। अब यहां पे देखेंगे, यहां पे हम देखेंगे कि यदि इस परिपथ में, ये जो परिपथ है, इस परिपथ में आपको बोलेगा स्रोत वोल्टेज की गणना करो। ठीक है, तो स्रोत वोल्टेज की गणना कैसे करोगे इसमें, तो सेम वी आर का वर्ग और प्लस क्या करोगे, वी सी का वर्ग, इसे निकाल लोगे। यदि आपको बोलेगा इंपेडेंस यानी प्रतिबाधा की गणना करो तो आप क्या लिखोगे, आर का स्क्वायर और इसका जो प्रेरणिक प्रतिघात, संधारित्र प्रतिघात होगा उसका वर्ग, इसे निकाल लोगे। यदि धारा निकालने बोलेगा तो कैसे निकालोगे, वोल्टेज बटा इंपेडेंस। यदि शक्ति गुणांक बोलेगा तो कैसे निकालोगे, रेजिस्टेंस बटा इंपेडेंस। यदि पावर बोलेगा तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आई कॉस फाई, वॉट में आ जाएगी, या फिर वी आई साइन फाई, प्रतिघाती शक्ति आ जाएगी ये, या फिर जो आपकी आभासी शक्ति है, एपरेंट पावर है, वो यहाँ पे आ जाएगी। तो ये कौन सा सर्किट है, सिंगल फेज सर्किट है ना। तो सिंगल फेज सर्किट की पावर का ये सूत्र होता है, दोनों जगह पावर का सूत्र समान होगा। आगे बात में, तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको इसमें से गणना करने के लिए पूछ सकते हैं। अब यदि संधारित्र प्रतिरोध के साथ क्या है, संधारित्र, तो इस सर्किट में जो करंट है वो वोल्टेज से क्या करेगी, लीड करेगी। तो इस सर्किट में जो करंट है वो वोल्टेज से क्या करती है, लीड करती है। तो ये जो सर्किट है, ये सर्किट कौन से शक्ति गुणांक पे, कौन से पावर फैक्टर पे कार्य करता है, लीडिंग पावर फैक्टर पे कार्य करता है। समझ में आ गया। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब इसके बाद में यदि आपको बोलेगा कि आर एल सी श्रेणी परिपथ, तो आरएलसी श्रेणी परिपथ में रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस तीनों को जोड़ेंगे और इसको हम यहाँ पे वोल्टेज दे देंगे। ठीक, तो इसमें भी क्या प्रवाहित होगी, धारा। तो रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होगा, इंडक्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होगा और कैपेसिटेंस में वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो रेजिस्टेंस में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप है ये इंडक्टेंस में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप है और ये कैपेसिटेंस में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप है। अब यहाँ पे
चूंकि ये श्रेणी परिपथ है और श्रेणी परिपथ में धारा का मान समान होता है, इसलिए रेफरेंस हम किसको लेते हैं? करंट। तो रेजिस्टेंस में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप हमेशा इसकी कला में होगा, इंडक्टेंस में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप इससे लीड करेगा और कैपेसिटेंस में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप इससे लैग करेगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि करंट जो है इससे 90 डिग्री लैग करेगी। इधर आएंगे तो क्या बोलेंगे? लीड। और इधर की तरफ आएंगे तो क्या बोलेंगे? तो वोल्टेज लीड कर रही है और करंट क्या कर रही है? वोल्टेज से लैग कर रही है। अब जो त्रिभुज है वो किसी एक तरफ बनेगा, तो जिसका रिएक्टेंस ज्यादा होगा, यदि एक्सएल ज्यादा होगा एक्सी से, तो त्रिभुज ऊपर बन जाएगा, यहाँ पे ये सप्लाई वोल्टेज हो जाएगी, ये फेज एंगल हो जाएगा। और यदि एक्सी ज्यादा होगा किससे? एक्सएल से, तो फिर त्रिभुज कहां बनेगा? नीचे बनेगा, ये सप्लाई वोल्टेज होगी, ये फेज एंगल होगा। तो यहाँ पे जो आरएलसी श्रेणी परिपथ है उसमें जिसका प्रतिघात ज्यादा होता है, परिपथ उसी की तरह व्यवहार करता है। यदि एक्सएल ज्यादा है एक्सी से, तो ये प्रेरणिक परिपथ की तरह लैगिंग पावर फैक्टर पे कार्य करेगा, और यदि ये ज्यादा है तो ये संधारित्र परिपथ की तरह लीडिंग पावर फैक्टर पे कार्य करेगा। बात समझ में आ गई? तो यदि प्रेरणिक प्रतिघात ज्यादा है तो फिर लैगिंग पावर फैक्टर, संधारित्र प्रतिघात ज्यादा है तो लीडिंग पावर फैक्टर पर यह कार्य करेगा। ठीक, अब इसमें स्रोत वोल्टेज की गणना कैसे करेंगे? तो हम स्रोत वोल्टेज की गणना करने के लिए क्या करेंगे? रेजिस्टेंस का वर्ग करेंगे। अब इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, ये जो दोनों में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है एक दूसरे के विपरीत है, तो एक दूसरे को क्या करेगा? वो घटाएगा। तो जो भी बड़ा है उसको घटा देंगे और दोनों का क्या कर देंगे? तो इससे हम इसको निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा VR का स्क्वायर। ठीक है, तो इससे हम इसको क्या करेंगे? निकाल लेंगे। तो जैसे मान लो आपको बोला कि ये जो है 40 वोल्ट है, ये 60 वोल्ट है और ये 30 वोल्ट है, तो स्रोत वोल्टेज कितनी होगी? तो हम रख देंगे यहाँ पे 40 का वर्ग, 60 का वर्ग, 60 और 30 दोनों के अंतर का वर्ग। दोनों को क्या करना है? घटाना है, तो दोनों को घटा के उनका वर्ग करना है। तो कितना हो जाएगा? ये 1600, ये कितना हो जाएगा? 900, है ना। 30 का वर्ग 2500 हो जाएगा। 2500 का वर्गमूल कितना होता है? तो यहाँ पे 50 वोल्ट है, यहाँ 40 है, यहाँ 30 है, यहाँ 60 है। ठीक है, क्योंकि एसी परिपथ में क्या होता है, हम कौन सा योग लेते हैं? सदिश योग लेते हैं। तो एसी परिपथ में हम कौन सा योग लेंगे? सदिश योग लेंगे। तो इसीलिए इसका मान क्या होता है? यहाँ पे अलग अलग हो जाता है। समझ में आ गया? तो एसी परिपथ में हम कौन सा योग लेते हैं? हमेशा सदिश योग ही लेते हैं। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। क्लियर है इतना? ठीक, अब यदि आपको बोला जाएगा, आपको यदि बोला जाएगा कि इसका इंपेडेंस क्या होगा, तो इंपेडेंस कैसे निकालोगे? तो R का स्क्वायर प्लस XL कॉन्ग्रेंट XC का स्क्वायर। ठीक है, इससे निकाल लोगे। पावर फैक्टर कैसे निकालोगे? तो cos फाई R बट्टा Z से निकालोगे। ठीक, इस सर्किट की भी पावर का सूत्र सेम होगा। वास्तविक शक्ति क्या होगी? VI cos फाई, प्रतिघाती VI sin फाई, और आभासी क्या होगी यहाँ पे? V इंटू आई होगी। ठीक, कितना समझ में आया? तो इसके बाद में अब देखते हैं यहाँ पे कि जो आरएलसी श्रेणी परिपथ में अनुनाद की स्थिति क्या होती है। तो आरएलसी श्रेणी परिपथ में अनुनाद, अनुनाद का मतलब क्या होता है? रेजोनेंस की स्थिति। तो आरएलसी श्रेणी परिपथ में अनुनाद यानी रेजोनेंस की क्या स्थिति होती है, तो उसको यहाँ पे समझते हैं। तो यदि हम देखेंगे कि ये R, L और ये C, और इसको हमने यहाँ पे सप्लाई दी है, तो यहाँ पे देखते हैं कि ये जो सर्किट होता है, इस सर्किट में क्या होता है? तो एक होता है प्रेरणिक प्रतिघात,
तो एक क्या होता है प्रेरणिक प्रतिघात और एक क्या होता है संधारित्र प्रतिघात होता है। अब ये जो परिपथ है, इस परिपथ में यदि इसका जो प्रेरणिक प्रतिघात है वो किसके बराबर होता है, संधारित्र प्रतिघात के बराबर होता है। तो ये परिपथ कैसी स्थिति में होता है, अनुनाद की स्थिति में होता है। तो यदि आपको बोलेगा आरएलसी श्रेणी परिपथ अनुनाद की स्थिति में कब होता है, तो आरएलसी श्रेणी परिपथ अनुनाद की स्थिति में कब होता है, तो जब परिपथ का प्रेरणिक प्रतिघात किसके बराबर होता है उसके, तो परिपथ अनुनाद की स्थिति में होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब ये दोनों बराबर कब होंगे, तो एक निश्चित आवृत्ति पे होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, अनुनादी आवृत्ति। तो अनुनादी आवृत्ति जो होती है, वो अनुनादी आवृत्ति क्या होती है इस परिपथ की, 1/2 पाई स्क्वायर रूट क्या होती है, और इसकी इकाई क्या होती है, हर्ट्ज। तो इस परिपथ की क्या है, अनुनादी आवृत्ति होती है। इस परिपथ में अनुनाद की स्थिति में सर्किट का इंपेडेंस प्रतिबाधा मिनिमम होती है, और ये किसके बराबर होती है, सर्किट के प्रतिरोध के बराबर होती है। ठीक, परिपथ की जो धारा होती है वो उच्चतम होती है। तो अनुनाद की स्थिति में परिपथ की धारा कैसी होती है, उच्चतम होती है। अनुनाद की स्थिति में परिपथ का जो शक्ति गुणांक होता है, वो शक्ति गुणांक क्या होता है, इकाई होता है। ठीक, अब यहां पे देखेंगे कि इंपेडेंस का उल्टा क्या होता है, एडमिटेंस। तो इंपेडेंस मिनिमम है तो एडमिटेंस क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यदि इंपेडेंस मिनिमम है तो एडमिटेंस क्या होगा, तो अनुनाद की स्थिति में है ना, एम्पिडेंस इसको क्या बोलते हैं, एडमिटेंस। एडमिटेंस को क्या बोलते हैं, प्रवेश्यता। तो अनुनाद की स्थिति में सर्किट का जो प्रवेश्यता है, एडमिटेंस है, उसका मान क्या होता है, सर्वाधिक होता है ना, क्योंकि एडमिटेंस जो है वो इंपेडेंस का उल्टा यहाँ पे होता है। अनुनाद की स्थिति में जो श्रेणी परिपथ है ये क्या करता है, वोल्टेज मैग्निफिकेशन करता है। तो वोल्टेज मैग्निफिकेशन का क्या मतलब होता है, वोल्टेज प्रवर्धन करता है। क्या करता है ये, वोल्टेज प्रवर्धन करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये सब शर्तें आपको याद रखनी है। अनुनाद कब होता है, ठीक, किस फ्रीक्वेंसी पे होता है, अनुनाद की स्थिति में सर्किट का इंपेडेंस क्या होता है श्रेणी परिपथ में, धारा क्या होती है, शक्ति गुणांक क्या होता है, एडमिटेंस क्या होता है। ठीक है, और इसमें जो वोल्टेज मैग्निफिकेशन होता है ये कितना होता है। दूसरा, अनुनाद की स्थिति में जो प्रतिरोध में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप है वो किसके बराबर होता है, स्रोत वोल्टेज के बराबर होता है। तो अनुनाद की स्थिति में प्रतिरोध में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप किसके बराबर होता है, स्रोत वोल्टेज के बराबर होता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि अनुनाद की स्थिति में परिपथ में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप किसके बराबर होगा, स्रोत वोल्टेज के बराबर होगा। समझ में आया। तो अनुनाद की स्थिति में परिपथ में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप किसके बराबर होता है, स्रोत वोल्टेज के बराबर होता है। क्लियर है सबको। दूसरा कि अनुनाद की स्थिति में जो परिपथ है वो कैसे व्यवहार करता है, तो एक शुद्ध प्रतिरोध के परिपथ की तरह कार्य करता है ना। पावर फैक्टर क्या है, 1। पावर फैक्टर 1 कब होता है, जब परिपथ कहता होता है शुद्ध प्रतिरोध का परिपथ होता है। तो ये परिपथ कैसे व्यवहार करता है, एक शुद्ध प्रतिरोध के परिपथ की तरह व्यवहार करता है। ठीक, तो ये सब चीजें आपको अनुनादी परिपथ के बारे में ध्यान में रखनी है। यदि बोलेगा कि श्रेणी परिपथ सबसे ज्यादा, ठीक है, पावर खपत कब करता है, आरएलसी श्रेणी परिपथ सबसे ज्यादा पावर खर्च कब करेगा, अनुनाद की स्थिति में। ठीक है, तो आरएलसी श्रेणी परिपथ सबसे ज्यादा पावर कब खर्च करेगा, क्योंकि करंट क्या हो गई है, तो मैक्सिमम करंट प्रतिरोध से जाएगी। तो पावर कौन खर्च करता है, प्रतिरोध। तो परिपथ क्या करेगा, मैक्सिमम पावर खर्च करेगा। ठीक है, समझ में आया। अब आरएलसी श्रेणी परिपथ में जो इसका क्यू फैक्टर होता है, तो अनुनाद आरएलसी रेजोनेंस यानी अनुनादी परिपथ का क्यू
क्यू फैक्टर को क्या बोलते हैं? क्वालिटी फैक्टर, यानी गुणवत्ता घटक इसको बोल सकते हैं या गुणांक बोल सकते हैं। तो जो क्यू फैक्टर होता है इसका मतलब क्या होता है? तो क्यू फैक्टर का मतलब है वोल्टेज प्रवर्धन, वोल्टेज प्रवर्धन यानी मैग्निफिकेशन। तो यहां पे आरएलसी श्रेणी परिपथ अनुनाद की स्थिति में क्या करता है? वोल्टेज को बढ़ाता है। ठीक, तो आरएलसी श्रेणी परिपथ कितनी वोल्टेज बढ़ाएगा तो वही कौन बताता है? क्यू फैक्टर। तो अनुनाद की स्थिति में आरएलसी श्रेणी परिपथ का क्यू फैक्टर का मतलब क्या होता है कि वो कितनी वोल्टेज बढ़ाने वाला है, कितनी वोल्टेज मैग्निफिकेशन करने वाला है। ठीक, तो यहां पे हम देखेंगे कि जो इसका क्यू फैक्टर होता है, क्यू फैक्टर को हम बोलेंगे कि वोल्टेज किस कौन बढ़ाएगा? तो रिएक्टेंस में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, किसकी तुलना में? सप्लाई वोल्टेज की तुलना में। ठीक, तो जब ये आई आई कट जाएगा तो इसका मान क्या होता है? ओमेगा एल बाई आर, एक सूत्र होता है। दूसरा सूत्र होता है क्यू फैक्टर का अनुनाद की स्थिति में, ठीक है, आई एक्स सी अपॉन आई आर। आई आई कट जाएगा तो क्या होगा? 1 अपॉन ओमेगा सी आर। ठीक, एक क्यू फैक्टर का फार्मूला होता है इसमें 1 अपॉन आर स्क्वायर रूट एल सी। तो ये क्यू फैक्टर का फार्मूला होता है। ठीक, तो अनुनाद की स्थिति में जो क्यू फैक्टर हैं ये सब उनका यहाँ पे फार्मूला है। दूसरा क्यू फैक्टर का फार्मूला होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। तो इसको बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, अनुनादी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और अपॉन क्या है? यहाँ पे बैंडविड्थ है। तो ये सब अनुनाद की स्थिति में आरएलसी श्रेणी परिपथ के क्यू फैक्टर का सूत्र है ना। तो ये ज्यादातर पूछा जाता है तो इसको याद रखिएगा, है ना। ज्यादातर आता है 1 अपॉन आर स्क्वायर रूट एल सी। तो ये वाला जो क्यू फैक्टर है ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक, समझ में आ गया? अब इसके बाद में देखेंगे यहां पे क्या देखेंगे? शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर। तो शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर का क्या मतलब होता है? तो मैंने बताया था कि सर्किट की वोल्टेज और सर्किट की करंट, इन दोनों के मध्य जो कोण होता है, इस कोण का जो कोज्या मान है, ठीक है, तो सर्किट की वोल्टेज और करंट के मध्य के कोण का कोज्या मान क्या कहलाता है? शक्ति गुणांक कहलाता है। तो कोज्या मान का मतलब क्या होता है? कॉस फाई। कॉस फाई को क्या बोलते हैं? कोज्या बोलते हैं। तो सर्किट की वोल्टेज और करंट के मध्य के कोण का कोज्या मान क्या कहलाता है? वहां पे पावर फैक्टर कहलाता है। तो पावर फैक्टर का जो मान है वो कितना हो सकता है? तो पावर फैक्टर शक्ति गुणांक का मान कितना हो सकता है? तो 0 से 1 तक हो सकता है। 0 से कम नहीं हो सकता और 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो हम देखेंगे कि जो कॉस फाई है 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे कितना होता है? तो ये 1 होता है, √3/2 होता है, 1/√2, 1/2 एंड क्या होता है? तो 1, 0.866, 0.707, 0.5 और क्या होता है? समझ में आया? तो यहाँ पे देखेंगे कि जो सर्किट का पावर फैक्टर है वो इस प्रकार से यहाँ पे होता है। तो हम देखेंगे कि जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है तो शक्ति गुणांक क्या होता है? घटता है। तो शक्ति गुणांक 0 से 1 तक होगा, 1 से ज्यादा नहीं होगा, 0 से कम नहीं होगा। दूसरा, कोण बढ़ने पर
यदि कोण बढ़ता है, ठीक है, तो जो शक्ति गुणांक है ये क्या होता है, तो जैसे जैसे ये कोण बढ़ेगा शक्ति गुणांक घटेगा, कोण घटेगा तो शक्ति गुणांक क्या होगा, बढ़ेगा। अगली बात में, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा हम देखेंगे कि यदि कोई करंट वोल्टेज से 5 डिग्री लैग करती है या लीड करती है, तो इस करंट के कितने घटक होते हैं, दो घटक, एक होता है I cos phi और दूसरा क्या होता है I sin phi। तो I cos phi जो है वोल्टेज की कला में होता है और I sin phi क्या करता है, वोल्टेज से 90 डिग्री से लैग करता है। तो इसको क्या बोलते हो, वास्तविक घटक, और इसको क्या बोलते हो, प्रतिघाती घटक। तो परिपथ में जो कार्य होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं, वास्तविक घटक के द्वारा, प्रतिघाती घटक के द्वारा कोई कार्य नहीं होता है। ठीक, तो यहां पे देखेंगे कि यदि इसको हम वोल्टेज से गुणा कर देंगे, इसको हम यदि वोल्टेज से गुणा कर देंगे, तो वोल्टेज से इसको गुणा कर दीजिए, वोल्टेज से इसको भी गुणा कर दीजिए और वोल्टेज से इसको भी गुणा कर दीजिए, तो क्या बन गया ये पावर। तो ये वास्तविक शक्ति हो गई, ये प्रतिघाती शक्ति हो गई और ये क्या हो गई, आभासी शक्ति हो गई। तो वास्तविक शक्ति जो होती है वो क्या करती है, प्रतिरोध के द्वारा खर्च होने वाली शक्ति होती है, उपयोगी शक्ति होती है जो परिपथ में उपयोगी कार्य करती है। ठीक, तो ये जो शक्ति होती है इस शक्ति को हम किसमें मापते हैं, वॉट में, या फिर बड़ी शक्ति होती है तो किलोवाट में या मेगावाट में ऐसे मापते हैं। इस सूत्र से जब गणना करेंगे तो हमको शक्ति किसमें मिलेगी, यदि उसको किलोवाट में बदलना है तो 1000 से भाग देंगे। आगे बात में, तो इसका जो सूत्र होता है P = VI cos phi होता है और किलोवाट = kVA sin phi होता है। तो ये इसका यहाँ पे सूत्र हो जाए। तो ये जो शक्ति होती है वास्तविक शक्ति बोलते हैं, इसको ट्रू पावर, एक्टिव पावर, वास्तविक शक्ति बोलते हैं। तो ये शक्ति कैसी होती है, स्थिर शक्ति होती है, यानी कि ये पावर फैक्टर पर निर्भर नहीं करती है। ठीक, तो जो वॉट मीटर होता है वो परिपथ की कौन सी शक्ति को मापता है, वास्तविक शक्ति को मापता है। दूसरी जो शक्ति है इस शक्ति को क्या बोलते हैं, प्रतिघाती शक्ति बोलते हैं। तो प्रतिघाती शक्ति का मतलब क्या होता है, जो प्रतिघात के कारण उत्पन्न होती है। तो जो शक्ति परिपथ में प्रतिघात के कारण उत्पन्न होती है तो उस शक्ति को क्या बोला जाता है, परिपथ में प्रतिघाती शक्ति बोलते हैं। बात समझ में आई। तो जो शक्ति परिपथ में प्रतिघात के कारण उत्पन्न होती है उस शक्ति को क्या बोलते हैं, प्रतिघाती शक्ति बोलते हैं। तो ये जो है ये परिपथ की प्रतिघाती शक्ति होती है। चूंकि परिपथ में प्रेरणिक प्रतिघात होता है, परिपथ में संधारित्र प्रतिघात होता है, तो इसलिए ये शक्ति जो होती है ये स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। तो प्रतिघाती शक्ति किसके कारण से उत्पन्न होती है, प्रतिघात के कारण। सर्किट में क्या है, प्रेरणिक प्रतिघात है, सर्किट में क्या है, संधारित्र प्रतिघात है। तो इन प्रतिघात के कारण ये शक्ति जो है वो स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। अब ये जो शक्ति है खर्च नहीं होती है, इसलिए ये परिपथ में कोई भी उपयोगी कार्य नहीं करती है। ये सिर्फ स्रोत से लोड में, लोड से स्रोत में आना जाना करते रहती है। और इस शक्ति को हम किस में मापते हैं, VAR में मापते हैं। ठीक है, या फिर KVR में मापते हैं। तो KVR क्या होता है, KVA × sin phi होता है। ठीक है, तो VR में मापेंगे या KVR में, तो KVR क्या होता है, KVA × sin phi यहां पे होता है। अगली बात में, तो ये शक्ति का मान क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। इसका मान जितना ज्यादा बढ़ेगा कोण बढ़ेगा और शक्ति गुणांक हमारा क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है ये आभासी शक्ति है। इस शक्ति को हम किस में मापते हैं, वोल्ट एम्पियर में मापते हैं, या फिर किसको मापते हैं, किलो वोल्ट एम्पियर में। तो किलो वोल्ट एम्पियर जो होता है, ठीक है, इसमें मापेंगे या किसमें मापेंगे इसको, ठीक है, वोल्ट एम्पियर या फिर किलो वोल्ट एम्पियर में इसको मापते हैं। ठीक, अब ये जो शक्ति होती है ये शक्ति इन दोनों शक्तियों का क्या होती है, सदिश योग होती है। तो सदिश योग निकालना है या तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालोगे, है ना, केवीए का स्क्वायर किलोवाट का स्क्वायर केवीआर का स्क्वायर। तो आभासी शक्ति का वर्ग, इसको आभासी बोलते हैं, आभासी शक्ति है ये, है ना, इसको वास्तविक बोलते हो। तो यहाँ पे देखेंगे आभासी शक्ति का वर्ग बराबर क्या होता है, वास्तविक शक्ति का वर्ग और प्रतिघाती शक्ति का वर्ग। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि kV = क्या होगा, स्क्वायर रूट
किलो वॉट स्क्वायर प्लस क्या होगा केवीआर स्क्वायर। समझ में आ गया। तो इस तरह से हमारे पास में परिपथ में 3 प्रकार की शक्तियां यहां पे रहेंगी। तो यहां पर हम देखेंगे कि जो पावर फैक्टर है, शक्ति गुणांक है cos फाई, ठीक है। तो cos फाई को हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, तो वास्तविक शक्ति बटा क्या लिख सकते हैं, प्रतिघाती शक्ति। तो जो cos फाई है, एक साइन लिख दिया गया यहां पे हमें, cos है ना ये साइन, यहां पे cos फाई क्या होता है, तो वास्तविक शक्ति बटा क्या होता है, प्रतिघाती शक्ति, ठीक है। तो किलो वॉट अपॉन क्या लिखेंगे, केवी। तो जो शक्ति गुणांक है ये किसका अनुपात होता है, वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति, इन दोनों का क्या होता है, अनुपात होता है, ठीक है। तो यदि बोलेगा कि शक्ति गुणांक किस शक्तियों का अनुपात है, कौन सी शक्तियों का अनुपात है, तो कौन सी शक्ति का अनुपात है, वो वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात यहां पे होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा कि जो ये केवीआर है, इसको हम क्या लिखें, केवीए साइन फाई। तो ये केवीआर हमने किस में निकाला है, तो आभासी शक्ति के पद में निकाला है। इसको हम केवीआर को वास्तविक शक्ति के पद में निकालेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, किलो वॉट टेन फाई। तो प्रतिघाती शक्ति जो होती है आभासी की शक्ति के पद में साइन से ली जाती है और वास्तविक शक्ति के पद में टेन से ली जाती है, ठीक है। तो पावर फैक्टर जो होता है इसका क्या महत्व पावर सिस्टम में होता है, तो यदि हम देखेंगे कि ये पावर का सूत्र है वी आई कॉस फाई, तो यहां पे देखेंगे कि जो आई है ये क्या होती है, वी अपॉन पी कॉस फाई होती है। दूसरा जो किलो वॉट है ये क्या होता है, केवीए कॉस फाई होता है। तो जो केवीए है ये क्या हो जाएगा, किलो वॉट अपॉन कॉस फाई है। यदि शक्ति गुणांक हमारा आधा हो जाता है तो करंट क्या हो जाएगी, तो ट्रांसमिशन लाइन में जो चालक तार हैं इनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा, आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा कि यदि आपकी जो पावर फैक्टर है इसका मान घटता है तो एक तो करंट ज्यादा होती है, क्षेत्रफल ज्यादा बढ़ाना पड़ता है। दूसरा लाइन में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो बढ़ जाता है, लाइन में जो पावर लॉस है वो बढ़ जाता है, लाइन की दक्षता कम हो जाती है, लाइन का वोल्टेज रेगुलेशन खराब हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे कि यदि पावर फैक्टर हमारा घटता है तो केवीए क्या बढ़ जाता है, ठीक है। तो जैसे ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग किसमें होती है, केवीए में, अल्टरनेटर की केवीए में, तो उन सभी की केवीए रेटिंग हमको बढ़ानी पड़ती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो पावर फैक्टर को क्या करना पड़ता है, हमको फिर सुधारना पड़ता है। तो पावर फैक्टर किन कारणों से कम होता है, तो पावर फैक्टर जो होता है वो प्रेरक लोड, प्रेरक भार जहां पर भी होगा उसके कारण क्या होगा, ये कम हो जाएगा। तो जैसे हम देखते हैं 3 फेज प्रेरण मोटर होती है ना, तो उसका पावर फैक्टर क्या होता है, शून्य भार की स्थिति में बहुत कम होता है, 0.2 लैगिंग होता है। तो वो पावर फैक्टर को क्या करेगी, खराब कर देगी। जैसे ट्यूबलाइट में पहले चौक आती थी, अब तो इलेक्ट्रॉनिक आ रही है, पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चौक आती थी, तो वो पावर फैक्टर को खराब करती हैं। हाँ, एलपीएसबी लैंप है, एलपीएसबी लैंप है ना, निम्न दाब सोडियम वेपर लैंप करते हो, तो उसमें जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं वो क्या करता है, पावर फैक्टर को खराब करता है। तो जहां पे भी इंडक्टेंस है वो क्या करेगा, पावर फैक्टर को खराब करेगा। तो पावर फैक्टर को सुधारेंगे कैसे, पावर फैक्टर को सुधारने की कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो पावर फैक्टर को सुधारने की जो विधि होती है उसमें क्या होता है, एक स्टैटिक कैपेसिटर बोलते हैं इसको, यानी कि स्थैतिक संधारित्र है ये, ठीक। दूसरी जो विधि होती है सिंक्रोनस कंडेंसर है, यानी कि तुल्यकालिक कंडेंसर। इसके अलावा पढ़ते हैं फेज एडवांसर होता है। तो ये सब पावर फैक्टर को सुधारने की क्या होती है, विधियां। तो जो सबसे ज्यादा प्रयोग में लाई जाती है विधि, वो विधि कौन सी होती है, तो इस विधि में हम पावर फैक्टर को सुधारने के लिए, जैसे हमारा ये लोड है, ये भार है आपका,
तो ये भार कैसा है आपका, यहाँ पे RL भार है। तो यदि इसका पावर फैक्टर हमको सुधारना है तो हम इसके समांतर में किसको जोड़ते हैं? तो पावर फैक्टर सुधारने के लिए संधारित्र को कैसे जोड़ा जाता है? तो भार के समांतर में और भार के समीप में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ेंगे? भार के समांतर में और भार के समीप में जोड़ेंगे, दूर नहीं जोड़ना है, समीप में जोड़ेंगे। दूसरा कि जो पावर फैक्टर सुधारने के लिए जो ये संधारित्र प्रयोग में लाया जाता है, इसकी रेटिंग किस में होती है? तो KVR में लेते हैं, प्रतिघाती शक्ति में लेते हैं। ठीक है, तो पावर फैक्टर सुधारने के लिए जो संधारित्र प्रयोग करते हैं उसकी रेटिंग को किस में लेते हैं? KVR यानी कि प्रतिघाती शक्ति में उसको लिया जाता है। ठीक, तो सबसे ज्यादा कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो इसका प्रयोग घर में, ऑफिस में, दुकानों में, फैक्ट्रियों में, सब स्टेशन में, सब जगह इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, सिंक्रोनस कंडेंसर जो है ये क्या है? एक तुल्यकालिक मोटर है। ठीक है, तो जो हमारी तुल्यकालिक मोटर होती है, या बोलेंगे शून्य भार पर अति उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर कहते हैं। तो शून्य भार पर जो अति उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर है इसको क्या बोलते हैं? सिंक्रोनस कंडेंसर। और ये कैसे पावर फैक्टर पे कार्य करती है? लीडिंग पावर फैक्टर पे कार्य करती है। तो इसका जो प्रयोग है वो हम सब जगह नहीं करते हैं। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? जो बड़ी लंबी ट्रांसमिशन लाइन होती है उन्हीं के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, फेज एडवांसर, इसका यूज हम कहाँ करते हैं? जो 3 फेज प्रेरण मोटर होती है उसके शक्ति गुणांक को सुधारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये विधियां हैं किसके लिए? शक्ति गुणांक को सुधारने की विधियां होती हैं। तो समझ में आया? ठीक है, तो ये अपना हो गया यहाँ पे शक्ति गुणांक कैसे सुधारेंगे। अब इसके बाद में देखते हैं समांतर परिपथ। तो समांतर परिपथ देखेंगे तो समांतर परिपथ में एक होता है RL समांतर परिपथ। तो RL समांतर परिपथ में क्या करेंगे कि रेजिस्टेंस को और इंडक्टेंस को दोनों को समांतर में जोड़ करके इसको वोल्टेज दे देंगे। यहाँ पे कौन सी वोल्टेज है? ये AC। तो इसमें भी धारा प्रवाहित होगी, तो इसकी धारा को कैसे निकालेंगे? वोल्टेज बटा रिएक्टेंस। इसकी धारा को कैसे निकालेंगे? वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस। और जो कुल धारा होगी वो इन दोनों धाराओं का क्या होगी? सदिश योग होगी। ठीक, तो यदि हमको यहां से धारा निकालनी है कि इसमें कितनी धारा जाएगी तो क्या निकालेंगे? इनका सदिश योग। तो IR स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे? IL स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो समांतर परिपथ में प्रतिरोध की धारा वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस, प्रतिघात की धारा वोल्टेज बटा रिएक्टेंस यानी प्रतिघात। ठीक, समांतर में वोल्टेज कैसी होती है? समान होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी समांतर परिपथ में यदि प्रतिरोध के साथ में क्या है? प्रेरक है, तो यहाँ पे ये सर्किट कौन से पावर फैक्टर पे काम करेगा? लैगिंग पे, क्योंकि प्रतिरोध के साथ क्या है? प्रेरक है, तो इसलिए ये कौन से शक्ति गुणांक पे, कौन से पावर फैक्टर पे कार्य करेगा? लैगिंग पावर फैक्टर पे कार्य करेगा। तो ये जो परिपथ होता है ये परिपथ लैगिंग शक्ति गुणांक पर, लैगिंग पावर फैक्टर पर कार्य करता है। बात समझ में आ गई? तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा देखेंगे यहाँ पे कि जो ज्यादातर यही करंट निकालने के लिए आपको बोलेगा, यदि इसका पावर फैक्टर यदि निकालना होता है ना, तो पावर फैक्टर कैसे निकालते हैं? तो IR बटा I, प्रतिरोध की धारा बटा ये जो कुल धारा आ रही है ना, वो उस कुल धारा से भाग दे देंगे, तो क्या मिल जाएगा? इसका पावर फैक्टर। पावर क्या हो जाएगी? तो वोल्टेज करंट गुणित क्या हो जाएगा? पावर फैक्टर हो जाएगा। ठीक, तो वैसे समांतर परिपथ से आपको जो न्यूमेरिकल है वो बहुत ही कम आने की संभावना है ना, लेकिन कभी आते हैं तो ये धारा ही निकालने के लिए ज्यादातर पूछता है। दूसरा होता है RC
समांतर परिपथ। तो आरसी समांतर परिपथ में भी ऐसे ही रहेगा कि ये प्रतिरोध के साथ में क्या होगा, संधारित्र रहेगा। और इसको हम यहाँ पे वोल्टेज दे देंगे, तो इसमें जो धारा आएगी वोल्टेज बटा प्रतिरोध, है ना, इसमें जो धारा आएगी वो वोल्टेज बटा इसका संधारित्र प्रतिघात होगी। और ये जो धारा होगी, ये धारा इन दोनों धाराओं का क्या होगी, सदिश योग होगी। तो यहाँ पे कुल धारा जो है वो प्रतिरोध की धारा और प्रतिघात की धारा, दोनों धाराओं पे क्या होगा, वर्ग का योगफल होगा। यदि यहां भी आपको पावर फैक्टर निकालना है तो क्या लिखोगे, यहाँ पे आई आर बटा आई। पावर निकालनी है तो वी आई कॉस वाई। ठीक, तो इस तरह से ये समांतर परिपथ है। तो ये जो समांतर परिपथ है इसमें शुद्ध प्रतिरोध और शुद्ध प्रेरक है, शुद्ध प्रतिरोध और शुद्ध संधारित्र है। तो जब प्रतिरोध के साथ में प्रेरक होता है तो कौन सा शक्ति गुणांक होता है, लैगिंग। प्रतिरोध के साथ में संधारित्र होता है तो कौन सा शक्ति गुणांक होता है, लीडिंग होता है। तो ये लीडिंग पे काम करेगा और ये लैगिंग पे काम करेगा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको करा चुका है क्लास में, है ना। अब होता है आर एल सी समांतर परिपथ। तो यहां पे आर है, एल है और यहां पर ये सी। तो आर एल का एक्सएल, सी का एक्सी। यहां पर ये वोल्टेज है, इसमें धारा आएगी आई आर जो कि होती है वी बटा आर। इसमें धारा आएगी आई एल जो होगी वी अपॉन एक्सएल। इसमें धारा आएगी वी आई सी जो होती है वी अपॉन एक्सी। तो यहां से जो कुल धारा आएगी आई, वो आई आर, आई एल और आई सी, इन तीनों का क्या होगी, सदिश योग होगी, है ना। सदिश योग लेते हैं इसी में, तो सदिश योग होगी। तो सदिश योग होगी तो कैसे निकालेंगे, तो इस कुल धारा का मान हो जाएगा, वास्तविक धारा है ये और ये दोनों प्रतिघाती धारा है। तो इन दोनों में जो भी बड़ा है उसको घटा दोगे और घटा के उसका वर्ग कर दोगे। ठीक है, तो ये कुल धारा की गणना हम इस सूत्र से यहाँ पे कर सकते हैं। अगली बात में तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो सर्किट है, इस सर्किट का पावर फैक्टर क्या होगा। तो पावर फैक्टर सेम आई आर बटा क्या होगा, आई। इसकी पावर क्या होगी, तो वी आई कॉस फाई होगी। ठीक, अब यदि बोलता है कि इस सर्किट में लैगिंग पावर फैक्टर होगा या लीडिंग पावर फैक्टर होगा, तो जो रिएक्टेंस कम होगा, यदि ये कम है, ठीक है, तो होगा लैगिंग। यदि ये कम है तो क्या होगा, यहां पे लीडिंग। तो जिस रिएक्टेंस का मान कम होता है परिपथ उसी की तरह व्यवहार करता है। बात समझ में आ गई, समझ में आया। तो जिस परिपथ में, इस परिपथ में जिस प्रतिघात का मान घट कम होगा, परिपथ उसी की तरह कार्य करेगा, क्योंकि जिसका प्रतिघात कम होता है उसकी करंट का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान यहाँ पे रखना है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को इसमें से नहीं आएगा क्वेश्चन, है ना, क्योंकि आपका आईटीआई लेवल का थोड़ा सा होता है। दूसरा ये याद रखना है, ये जरूरी है कि समांतर परिपथ के लिए हम कौन सी विधि का यूज करते हैं, एडमिटेंस मेथड। ये इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको पूछ सकता है। ठीक है, कि जो हम पढ़ते हैं ना कंडक्टेंस, कंडक्टेंस पढ़ते हो आप, कंडक्टेंस को क्या बोलते हो, चालकता। किससे दर्शाते हो, जी से। ये किसका व्युत्क्रम होता है, तो प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, जिसको हम किससे दर्शाते हैं, आर से। तो चालकता जो है, कंडक्टेंस जो है, ये किसका व्युत्क्रम होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। ये आपको याद रखना है। दूसरा एक होता है ससेप्टेंस, ससेप्टेंस। तो ससेप्टेंस को बोलते हैं अनुकार्यता और इसको दर्शाते हैं बी से, और ये होता है 1 बटा प्रतिघात। प्रतिघात मतलब होता है रिएक्टेंस। तो ये आपको याद रखना है। पूछा कि प्रतिघात का व्युत्क्रम क्या होता है, अनुकार्यता होती है, यानी कि ससेप्टेंस होता है, और ससेप्टेंस को किससे दर्शाते हैं, बी से।
इसी तरह से एक होता है एडमिटेंस, तो क्या बोलते हैं, प्रविष्यता। तो ये जो एडमिटेंस है, प्रविष्यता है, ये किसका व्युत्क्रम होता है? तो ये होता है इंपिडेंस, यानी कि प्रतिबाधा। तो ये आपको याद रखना है। इन तीनों की इकाई क्या होती है? ओम। और इन तीनों की इकाई क्या होती है? महो या फिर सीमेंस होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कौन किसका व्युत्क्रम होता है ना। तो ये आपको पूछ सकता है कि एडमिटेंस किसका व्युत्क्रम होता है, ससेप्टेंस किसका होता है, कंडक्टेंस किसका व्युत्क्रम होता है, या इनकी इकाई यहाँ पे क्या होती है। तो समांतर परिपथ में ये आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। न्यूमेरिकल तो मेरे को नहीं लगता आएगा, लेकिन ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक, इसके बाद में दूसरा यहाँ पे देखते हैं कि समांतर परिपथ में जो अनुनाद होता है, रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस की क्या स्थिति होती है। तो समांतर आरएलसी परिपथ में अनुनाद की स्थिति। ठीक, तो जैसे देखेंगे कि कोई आरएलसी समांतर परिपथ है ये, तो इस परिपथ में अनुनाद की स्थिति क्या होगी। तो एक तो आपको याद रखना है कि अनुनाद के लिए हमको रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, इन तीनों में से किसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अनुनाद के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एल और सी, यानी इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की आवश्यकता होती है। तो अनुनाद के लिए केवल हमको इन दोनों की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो रेजिस्टेंस सर्किट में है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अनुनाद होगा सर्किट में। रेजिस्टेंस नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अनुनाद होगा। लेकिन ये दोनों होने जरूरी। अनुनाद का मतलब होता है इन दोनों के बीच में प्रतिघाती शक्ति का आदान प्रदान। ठीक है, तो इन दोनों के मध्य प्रतिघाती शक्ति का आदान प्रदान यदि कैसा है? बराबर है, तो परिपथ क्या होता है? अनुनादी हो जाता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस तो प्रतिघाती शक्ति लेता भी नहीं है, देता भी नहीं है, उसको प्रतिघाती से कोई मतलब नहीं होता है, उसको किससे मतलब होता है? वास्तविक शक्ति से। तो इसलिए रेजिस्टेंस है तो भी कोई दिक्कत नहीं, रेजिस्टेंस नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो यदि बोलेगा अनुनाद के लिए परिपथ में किस एलिमेंट का, किस तत्व का होना आवश्यक होता है, तो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का होना आवश्यक होता है। ठीक, अब यहां पे देखेंगे कि आरएलसी जो पैरेलल सर्किट है, ये अनुनाद की स्थिति में कब होता है। तो हम देखेंगे कि ये धारा का वास्तविक घटक है, ये धारा का प्रतिघाती घटक है, और ये भी धारा का प्रतिघाती घटक है। तो यदि परिपथ में जो धारा का वास्तविक घटक है, इसकी जरूरत हमको नहीं है। ठीक है, हमको किसकी जरूरत होती है? प्रतिघाती घटक की। तो हम देखेंगे कि जो लाइन आ रही है, इस लाइन करंट में कौन कौन आ रहा है? आई आर आ रहा है, आई एल आ रहा है, और आई सी आ रहा है। ठीक, तो यहां पे ये वोल्टेज है, ये आई आर है, ये आई सी है, और ये आई एल है। तो आई एल और आई सी जो होते हैं, ये एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। तो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, एक दूसरे को समाप्त करते हैं। ठीक है, तो यदि इन दोनों का मान बराबर है, ये भी 5 एम्पियर है और ये भी 5 एम्पियर है, और दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, एक धनात्मक होगा एक ऋणात्मक होगा, तो दोनों का कुल मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस परिपथ में जो ये लाइन से, ये लाइन करंट बोलते हैं इसको, लाइन करंट में ये जो प्रतिघाती घटक आ रहे थे ना, इनका मान क्या हो गया? तो समांतर परिपथ अनुनाद की स्थिति में कब होता है? जब लाइन करंट में उसके प्रतिघाती घटक का मान क्या होता है? 0 होता है। तो उस समय यह परिपथ क्या होता है? अनुनाद की स्थिति में होता है। तो ये जो प्रतिघाती घटक हैं, अब ये इस लाइन से नहीं आएंगे, तो आएंगे कहां से? इसके पास जो प्रतिघाती घटक है वो इसको देगा, फिर इसके पास जो होंगे वो इसमें जाएंगे। तो इस लूप में प्रतिघाती करंट सर्कुलेट करते रहेगी, वो लाइन से नहीं आएगी।
तो लाइन करंट में प्रतिघाती घटक का मान क्या होता है, शून्य हो जाता है। तो परिपथ को क्या बोलते हैं, अनुनाद की स्थिति में बोलते हैं। ठीक, तो इसका मतलब है कि ये जो प्रतिघाती घटक हैं ये बराबर और कैसे हो जाते हैं, विपरीत होते हैं। तो इसलिए कुल प्रतिघाती घटक का मान क्या हो जाता है, यहाँ पे शून्य हो जाता है। आगे बात समझ में। तो यदि हम देखें कि जो प्रतिघाती घटक है इसको हम कैसे निकालते हैं, v अपॉन एक्सएल। इसको क्या निकालते हैं, v अपॉन एक्सी। v और v कट जाएगा तो 1/xl बराबर क्या आएगा, 1/x। तो यहां पे देखते हैं कि जो परिपथ है, परिपथ का जो कुल 1/xc को क्या बोलते हैं, अभी पढ़े थे ना, ससेप्टेंस, अनुकार्यता। परिपथ का जो कुल ससेप्टेंस होता है वो भी क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो अनुनाद की स्थिति में, ठीक है, लाइन में प्रतिघाती घटक बराबर होते हैं, उनका मान शून्य होता है। परिपथ के जो ससेप्टेंस होते हैं यानी कि अनुकार्यता होती है, ये भी आपस में बराबर होती है, और कुल अनुकार्यता क्या हो जाती है, परिपथ में शून्य हो जाती है। तो परिपथ की कुल अनुकार्यता क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। ठीक है, अब ये जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सएल बराबर एक्सी। तो इसका मतलब है कि परिपथ के जो प्रतिघात होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक, दूसरा, परिपथ का जो इंपेडेंस होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इसको बोलते हैं गतिक प्रतिबाधा, यानी कि डायनामिक इंपेडेंस इसको बोलते हैं। और इसका जो मान है वो होता है L अपॉन सी आर। तो इसको याद रखिएगा। अनुनाद की स्थिति में परिपथ का, समांतर परिपथ का जो इंपेडेंस है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, सबसे ज्यादा होता है। और उसको क्या बोलते हैं, गतिक प्रतिबाधा, डायनामिक इंपेडेंस बोलते हैं। और वो क्या होता है, L/CR होता है। दूसरा, अनुनाद की स्थिति में जो सर्किट की करंट होती है वो क्या होती है, न्यूनतम, क्योंकि इंपेडेंस क्या है, मैक्सिमम है, तो करंट का मान क्या होता है, न्यूनतम। परिपथ का जो शक्ति गुणांक है वो क्या होता है, 1 होता है। समांतर परिपथ क्या करता है, वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन करता है कि करंट एम्प्लीफिकेशन करता है, तो करंट एम्प्लीफिकेशन करता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये धारा प्रवर्धन करता है। धारा प्रवर्धन यानी करंट को एम्प्लीफाई करता है, करंट के मान को कई गुना, कौन सी करंट बढ़ जाती है, ये वाली करंट। ठीक है, तो प्रतिघाती करंट जो है उसका मान यहाँ पे कई गुना बढ़ जाता है, किसकी तुलना में, लाइन करंट की तुलना। तो लाइन करंट तो घट जाती है, तो लाइन करंट की तुलना में जो प्रतिघाती घटक है उसका मान क्या होता है, कई गुना बढ़ जाता है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, ये क्या करता है, यहाँ पे करंट एम्प्लीफिकेशन करता है। तो जब हम देखते हैं कि इंपिडेंस का मान मैक्सिमम होता है तो एडमिटेंस का मान क्या होगा, मिनिमम होगा। तो ये क्या होता है, ठीक, तो इंपिडेंस का मान मैक्सिमम है तो इंपिडेंस का मान मैक्सिमम है तो एडमिटेंस का मान क्या होगा। तो समांतर परिपथ का जो एडमिटेंस है, ठीक है, उसका मान क्या होता है, मिनिमम होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक है, अब समांतर परिपथ में अनुनाद की स्थिति में, समांतर परिपथ में अनुनाद की स्थिति में इसका जो क्यू फैक्टर होता है वो क्या होता है। तो अनुनाद की स्थिति में समांतर परिपथ का क्यू फैक्टर यानी क्वालिटी फैक्टर यानी गुणवत्ता गुणांक, तो इसका मान क्या होता है, तो क्यू फैक्टर का मतलब होता है धारा प्रवर्धन। क्या होता है, धारा प्रवर्धन, करंट मैग्निफिकेशन। तो समांतर परिपथ में क्यू फैक्टर का तात्पर्य किससे होता है, धारा प्रवर्धन से होता है, कि उस परिपथ में जो प्रतिघाती धारा है वो कितना गुना बढ़ जाएगी। तो क्यू फैक्टर जो होता है, जब ये धारा प्रवर्धन को यहाँ पे बताता है, तो कौन सी धारा है, प्रतिघाती धारा है। ठीक है, और ये लाइन करंट की तुलना में कितनी गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हम बोलेंगे कि जो प्रतिघाती धारा है यदि प्रेरक के टर्म्स में निकालेंगे तो ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और लाइन करंट को यदि हम निकालेंगे तो ये किसके बराबर होती है, V अपॉन R के बराबर होती है। तो V क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो R ऊपर आ जाएगा, XL नीचे आ जाएगा, तो R अपॉन क्या हो जाएगा, ओमेगा L। तो श्रेणी परिपथ में हमने पढ़ा था ओमेगा L बटा क्या होता है, समांतर में उसका उल्टा हो जाता है। ठीक है,
यदि इसको हम निकालते हैं किसके पद में, धारिता के पद में, तो ये कैपेसिटिव करंट बटा लाइन करंट, तो ये V अपॉन XC अपॉन क्या होगा, V अपॉन R हो जाएगा, V भी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा, ठीक है, की जगह आ जाएगा ओमेगा सी आर, क्या आ जाएगा ये ओमेगा सी आर आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ओमेगा सी आर होती है। और श्रेणी में हमने क्या पढ़ा था, 1 अपॉन ओमेगा सी आर पढ़े थे। तो जो श्रेणी में होता है उसका क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। एक हमने पढ़ा था कि जो क्यू फैक्टर होता है वो आर स्क्वायर रूट एल बाई सी की जगह लिख देंगे सी बाई एल होता है। तो श्रेणी में हमने पढ़ा था 1 अपॉन आर स्क्वायर रूट एल बाई सी। तो समांतर में जो क्यू फैक्टर होगा वो श्रेणी के क्यू फैक्टर का क्या हो जाएगा, याद रख सकते हो आसानी से, ठीक है। तो श्रेणी में जो लिखे थे उसका उल्टा कर देना, तो समांतर का क्यू फैक्टर आपका आ जाएगा, ठीक। क्यू फैक्टर का जो एक बेसिक सूत्र होता है वो सब जगह एक समान होता है। क्यू फैक्टर का बेसिक फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है 2 पाई, ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड अपॉन एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल, ठीक। यानी कि अधिकतम संचित ऊर्जा, ठीक है, तो उच्चतम या अधिकतम संचित ऊर्जा, ठीक है, और बटा होता है ऊर्जा उत्सर्जन प्रति चक्र, ऊर्जा उत्सर्जन प्रति चक्र होता है, ठीक। इसको नोट करिए।